द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले हर बार की तरह रेजिडेंशियल स्टेटस के कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, और ये की पॉइंट्स अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो चांसेस हैं कि आप एग्जाम में सफल अवश्य होंगे। चलो जी शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस के की पॉइंट्स। सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस में तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं पर्सन्स को, या तो ROR है, या वो RNOR है, या NR है। लेकिन याद रखिएगा तीन कैटेगराइजेशन में डिवीजन खाली इंडिविजुअल और HUF की होती है। जो नॉन इंडिविजुअल है, नॉन HUF है, एग्जाम्पल कंपनी, एग्जाम्पल फर्म, एग्जाम्पल AOP, इन सब में दो कैटेगरी में हम डिवीजन करते हैं। दो कैटेगरी में, या तो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। सर क्या उसमें ROR RNOR का कॉन्सेप्ट नहीं होता? नहीं जी, उसके अंदर बिल्कुल भी ROR और RNOR वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। हाँ जी, तो सर उसमें फिर ROR को रेजिडेंट बोला जाता है और RNOR होता ही नहीं। दोबारा से सर बताइए। इंडिविजुअल HUF में तीन कैटेगरीज, ROR RNOR NR। कंपनी में, फर्म में, AOP में, BOI में, लोकल अथॉरिटी में, AJP में दो कैटेगरीज, R या NR। यहां पर रेजिडेंट का मतलब होता है जो इंडिविजुअल का ROR है। देखिए जरा, ROR यहां पर रेजिडेंट के बराबर होता है। हाँ जी, ROR की ग्लोबल इनकम्स टैक्सेबल होंगी पूरे विदेश में या देश में, तो इंडियन इनकम भी टैक्सेबल और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल। लेकिन NR की ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल, NR की ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल। RNOR बीच का बिच्छू है, तो इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी और एक फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। कौन सी फॉरेन इनकम? बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल सेटअप फ्रॉम इंडिया। एक इनकम बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल सेटअप फ्रॉम इंडिया। बिजनेस का कंट्रोल देखेंगे, प्रोफेशन का सेटअप। नाउ इस चार्ट की समराइजेशन ऐसे होगी। ROR ग्लोबल इंडियन प्लस फॉरेन, NR ओनली इंडियन, RNOR इंडियन तो है ही, एक फॉरेन। ठीक है, और इंडिविजुअल HUF की तीन कैटेगरीज, बाकी सबकी दो कैटेगरी। सर इंडियन इनकम का क्या मतलब है? मुन्ना, इंडियन इनकम का चार इनकम्स इंडियन इनकम मानी जाती है। चार इनकम्स इंडियन इनकम मानी जाती है। जो इनकम्स इंडिया में ड्यू हो जाए, जो इनकम इंडिया में ड्यू हो जाए। ड्यू होने का मतलब होता है ट्रांजैक्शन इंडिया में हो, राइट टू रिसीव इंडिया में बने। जैसे इंडिया में आपने गाड़ी किराए पे चलाई, इंडिया में आपने मकान किराए पे दिया, इंडिया के अंदर आपने FD बनाई, तो वो ड्यू इन इंडिया है। तो जहां पर आपने ट्रांजैक्शन करी वो इंडिया में ड्यू हो गया। रिसीव्ड इंडिया का मतलब होता है चाहे ट्रांजैक्शन US में हो, UK में हो, मिला इंडिया में है, फर्स्ट टाइम, पहला पहला प्यार, पहली बार इंडिया में रिसीव हुआ। अगर वो रिसीव बाहर हुआ है तो इंडिया में रिसीव नहीं मानेंगे, चाहे इंडिया में रेमिट हो जाए, क्योंकि रेमिटेंसेस की कोई वजूद नहीं होती। तो इंडियन इनकम क्या बोले? ड्यू इन इंडिया। इनकम इंडियन इनकम क्या बोले? रिसीव्ड इन इंडिया। तो दोनों इकट्ठे होने चाहिए? नहीं, या तो ड्यू हो जाए या रिसीव, दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, डीम टू बी ड्यू इन इंडिया, सेक्शन 9 के अंदर वो बिजनेस कनेक्शन या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एसेट सोर्स, इंडिया में नौकरी। तो डीम टू बी इंडियन इनकम का मतलब है जो इंडिया में ड्यू मान लिया जाता है। और डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, ये मान लेंगे इंडिया में रिसीव हो रहा है, सेक्शन 7 में। ये कौन सी इनकम्स होती हैं बच्चे? जैसे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ऊपर सैलरी में RPF में, या इंटरेस्ट क्रेडिटेड 9.5% से ऊपर, वो अमाउंट हम सैलरी में टैक्सेबल करते हैं। लेकिन ना वो ड्यू हुआ ना वो रिसीव हुआ, क्योंकि अभी मैं नौकरी कर रहा हूं। एम्प्लॉयर 9.5% से ऊपर ब्याज क्रेडिट करता है, तो जोड़ कैसे दोगे मेरी इनकम में? ड्यू हुआ नहीं, रिसीव हुआ नहीं। ड्यू क्यों नहीं हुआ? अभी कैसा पैसा मिल जाएगा, और मिला कहां है? अभी तो नौकरी चल रही है, इसलिए डीम टू बी रिसीव मान के टैक्स कर देते हैं। ऐसे याद होगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन NPS में 100% ग्रॉस सैलरी में जुड़ जाता है, 80 CCD में बताया था। वैसे इनकी चर्चा हम इन दोनों की बात तो सैलरी चैप्टर में करेंगे, और इसकी चर्चा हम करेंगे बच्चे 80 CCD के अंदर। तो ये तीन आइटम्स को डीम टू बी रिसीव मान लेते हैं, और हम इन तीनों आइटम्स को सैलरी में जोड़ देते हैं, तो इसको भी तो डीम टू बी रिसीव मान लिया। तो यानी कि इंडियन इनकम क्या? जो एक्चुअल रिसीव्ड हो या डीम्ड रिसीव्ड हो, एक्चुअल ड्यू हो या डीम्ड ड्यू हो। फॉरेन इनकम क्या हो गई मुन्ना? जो ड्यू आउटसाइड रिसीव आउटसाइड, ड्यू आउटसाइड रिसीव आउटसाइड। इंडियन इनकम किसके लिए टैक्सेबल? ROR के लिए भी।
ROR के लिए भी, RNOR के लिए भी, NR के लिए भी। और फॉरेन इनकम किसके लिए टैक्सेबल? ROR ऑलवेज, NR नेवर, और समटाइम्स RNOR। वो वन केस कौन सा था? जब बिजनेस प्रोफेशन बाहर, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर एग्जाम में तीसरे पॉइंट पे आते हैं, पास्ट प्रीवियस ईयर अनटैक्स्ड इनकम्स ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग करंट ईयर 22-23 दिया हुआ होगा। ये पास्ट प्रीवियस ईयर वर्ड दिया हुआ है। पास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब 20-21, 19-20, उसकी इनकम इस साल इंडिया में आई है। तो बेटा ये सेकंड टाइम रिसीव या थर्ड टाइम रिसीव हुआ, और मैंने बोला था रिसीव में पहली बार देखना है। इस इनकम को इस साल 22-23 की इनकम में जोड़ा, ना ROR के लिए जाएगा, ना RNOR के लिए, ना NR के लिए, तीनों में ही टैक्सेबल नहीं हुई। क्यों? टैक्स तो लगेगा, बच गई थी, काला धन है, पकड़ा गया है, उसी साल की इनकम में जोड़ा जाएगा जिस साल को ये बिलोंग करती है, क्योंकि यहां पर साफ लिखा है पास्ट प्रीवियस ईयर अनटैक्स्ड इनकम। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलता इस साल की अनटैक्स्ड इनकम पकड़ी गई है तो इसी साल जोड़ देते। जब साफ लिखा है पास्ट प्रीवियस ईयर, तो ये 22-23 की इनकम में टैक्स होगी, लेकिन 22-23 की इनकम में नहीं जुड़ेगा, जिस साल को बिलोंग करती है उसमें जुड़ेगा। फोर्थ बात, अगर रेमिटेंसेस और ट्रांसफर होते हैं इस साल, ये तो मैंने पॉइंट पहले ही बता दिया, फोर्थ पॉइंट, कि अगर लिखा है इनकम है 20-21 की, रेमिट हुई है इंडिया में 22-23 में, इस साल इंडिया में आई है, तो ना ये ROR के लिए, ना RNOR के लिए, ना NR के लिए। लेकिन क्वेश्चन कहता है इनकम 22-23 की है, रिसीव 22-23 में हुई है, और रेमिट भी 22-23 में हुई है, कोई डिले नहीं है, बाहर डी हुई, बाहर रिसीव हुई, उसी साल इसी साल इंडिया में आ गई, तो बेटे तो इस साल की इनकम हुई, तो फिर ये ROR में आएगा, RNOR और NR में नहीं आएगा। तो पहले केस में क्या था? ड्यू पहले साल हुई है, 2-3 साल पहले, रिसीव भी पहले हो चुकी है, तो पहले टैक्स हो चुकी होगी, तो दोबारा से रेमिट, पहली मुलाकात नहीं है ना, रेमिटेंस में दूसरी मुलाकात, तीसरी मुलाकात है, तो सारी हमने फॉर्मेलिटी तो पहली मुलाकात में कर ली होंगी। लेकिन सेकंड केस में जो ये वाला जो केस है, नीचे वाला केस है, ड्यू तो इसी साल हो रही है ना, तो टैक्स ROR में करेंगे, रिसीव तो बाहर हुई है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट के अंदर देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, इनकम ऑफ बिजनेस इन USA 1 लाख, बिजनेस USA का 50% रिसीव्ड इन इंडिया, आधा पैसा इंडिया में आया है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब बेटा ROR में तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, 1 लाख कर दी। NR में इंडिया की जो इनकम है वो टैक्स करते हैं, इंडिया में तो आधी आई है तो 50,000। लेकिन RNOR में बेटा ये इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वर्ड लिखा है, ये वो एक्सेप्शनल केस है जहां पर RNOR की भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाती है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप फ्रॉम इंडिया, तो हमने 1 लाख रुपए यहां पर टैक्स कर दिया। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट में रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रिसेंटली नई नई कंडीशंस के कारण कॉम्प्लिकेट हो गए। मैं आपको 4 स्टेप्स में रेजिडेंशियल स्टेटस को समझा रहा हूं, ये 4 स्टेप्स फॉलो करना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी है, आप कर पाएंगे। स्टेप 1 कहता है कि आप इंडिया में स्टे निकालिए, इंडिया में स्टे निकालिए 22-23 का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए रेजिडेंशियल स्टेटस का, पहले आप 22-23 का स्टे निकालिए। 22-23 में अगर 182 दिन बन गए तो आप स्टेप 4 में जाइए, सीधा 1 से 4 में जाइए, ये आपको स्टेप मेंटली चलाने पड़ेंगे, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। स्टे अगर 182 से कम है तो बेटा ये तो पहली बेसिक कंडीशन थी ना 6(1) की, तो आप स्टेप 2 में जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है? स्टे निकालिए, 182 हुआ तो रेजिडेंट तो बन गए, यस मुन्ना रेजिडेंट तो बन गए, हमें अब स्टेप 4 में भेजना पड़ेगा। अभी आप स्टे 182 है तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, स्टेप 2 क्या कहता है, अब आप चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे सेकेंड बेसिक कंडीशन, सेकेंड बेसिक कंडीशन 6(1) की, लेकिन उसमें कुछ ऑर्डिनरी केस है और कुछ स्पेशल केस है। ऑर्डिनरी केस क्या कहता है? ऑर्डिनरी केस कहता है 60-365, बिल्कुल सही बात है सर, ऑर्डिनरी केस 60-365 पूरा हो गया आपका, तो आप स्टेप 4 में जाइए, क्योंकि आप रेजिडेंट बन चुके हैं, क्योंकि आपने 60-365 पूरा कर दिया, अब स्टेप 4 में जाइए। अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आप स्टेप 3 में जाइए। अच्छा, स्टेप 3 में फिर वो थर्ड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, ना फर्स्ट पूरी हुई ना सेकंड। लेकिन अगर आप स्पेशल केसेस में आ गए, ये एक्सप्लेनेशन 1 to 6(1) के 4 स्पेशल केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 में होना चाहिए IC, इंडियन सिटीजन, केस 1 में होना चाहिए इंडियन सिटीजन, केस 2 में इंडियन सिटीजन, केस 3 में इंडियन सिटीजन या PIO,
यहां पर भी इंडियन सिटीजन या PIO। क्या है केस 1? स्पेशल केस, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, वोकेशन के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हो, हम सेकंड बेसिक कंडीशन लागू ही नहीं करेंगे। देखिए सेकंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, आप केस 2 में इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, अगेन सेकंड बेसिक कंडीशन लागू नहीं करेंगे। केस 3 में और केस 4 थोड़ा कंफ्यूजन है। केस 3 में इंडियन सिटीजन या PIO हो जो बाहर सेटल्ड है, इंडिया विजिट करने के लिए आ रहे हो, और मैं बोलता हूं आप पुअर पर्सन हो। अब ये पुअर पर्सन लॉ में नहीं लिखा, पुअर पर्सन का मतलब है आपकी डीम्ड टोटल इनकम 15 लाख तक है, डीम्ड टोटल इनकम 15 लाख तक। तो इंडियन सिटीजन जो बाहर सेटल्ड है, PIO जो बाहर सेटल्ड है, इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, पुअर है, पुअर इज नॉट द वर्ड गिवन इन द लॉ, समझाने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, उनकी डीम्ड टोटल इनकम 15 लाख तक है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन उन लोगों के ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन अगर केस 4 इंडियन सिटीजन है, PIO है, विजिटिंग इंडिया है और रिच है, रिच का मतलब आपकी डीम्ड टोटल इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप पे सेकंड बेसिक कंडीशन लागू होगी। ऐसा नहीं कि लागू नहीं होगी, लागू होगी। 120 365 वाली कंडीशन आप पे लागू होगी। तो दोबारा से रिकैप करते हैं। अगर आप सेकंड बेसिक कंडीशन में नॉर्मल केस में आए, ये 4 स्पेशल केसेस में नहीं आए, एक्सप्लेनेशन 1 में नहीं आए, आपने 60 365 पूरा कर दिया, तो आप स्टेप 4 में जाइए, क्योंकि आप रेजिडेंट बन चुके हैं। स्टेप 4 में जाके देखेंगे ROR है, RNOR है। अगर आपने पूरा नहीं किया तो हम स्टेप 3 में भेजेंगे, हम थर्ड बेसिक कंडीशन लगाएंगे। आप स्पेशल केसेस में 1 2 3 में आ गए तो आप पे सेकंड बेसिक कंडीशन लागू ही नहीं होगी, फिर आप स्टेप 3 में जाइए। और अगर आप पे केस 4 लागू हो गया तो 120 365, आप कहते हो सर 120 365 पूरा हो गया तो आप बन गए RNOR, आर बन गए RNOR 66 में, बाद डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। तो जो 120 365 पूरी कर देते हैं बाय डिफॉल्ट RNOR बन जाते हैं। लेकिन सर नॉट फुलफिल्ड, तो फिर आप स्टेप 3 में जाइए। तो इस तरीके से मुश्किल क्वेश्चन भी अगर आपके पास होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, ये क्लासेस का एसेंस जब आपको समझ आएगा जब आपने मुझसे पढ़ा हो या किसी और टीचर से भी रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार पढ़ रखा हो। ठीक है, आइए जी, स्टेप 3 क्या कहता है। स्टेप 3 के अंदर अब हम चेक करेंगे थर्ड बेसिक कंडीशन ऑफ 618। थर्ड बेसिक कंडीशन ऑफ 618, थर्ड बेसिक कंडीशन ऑफ 618 वो उन लोगों के लिए है जो बहुत स्मार्ट, वो इंडिया में इतने दिन नहीं रहेंगे कि रेजिडेंट कहलाए जाएं, US में भी इतने दिन नहीं रहेंगे कि रेजिडेंट कहलाए जाएं, वो इतने दिन रहेंगे कि किसी भी कंट्री के रेजिडेंट ना बने। गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी देखी और गवर्नमेंट ने कहा तुम रेजिडेंट मान लिए जाओगे अगर तुम्हारी डीम टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है। तो ये कौन लोग हैं? इंडियन सिटीजन है, नॉट टैक्सेबल इन एनी फॉरेन कंट्री, 22-23 में किसी फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल नहीं है, और डीम टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है। अगर ये कंडीशंस आपने पूरी कर ली, हम आपको डीम्ड RNOR बना देंगे। अच्छा, इसमें भी डीम्ड RNOR है, यस। अगर आपने पूरा नहीं किया तो NR, स्वाभाविक है, आपने एक भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करी, स्टेप 1 फेल, स्टेप 2 फेल, स्टेप 3 फेल, तो NR बनेंगे। अब स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है हम चेक करेंगे 6 की एडिशनल कंडीशन। ये स्टेप 4 कहां लागू हुआ? स्टेप 1 जो पूरा कर पाए, 182 दिन जिन्होंने पूरा किया, या 60 365 जिन्होंने पूरा किया, उन्हीं पर स्टेप 4 है ना। बाकी तो स्टेप 4 और कहीं है ही नहीं। अगर आपका स्टे 730 दिन से कम है 7 प्रायर प्रीवियस ईयर में, या आप NR है मिनिमम 9 आउट ऑफ 10 प्रायर प्रीवियस ईयर में, दोनों में से एक कंडीशन अगर आपने पूरी कर दी तो आपको दर्जा मिलेगा RNOR का। दोनों में से एक भी पूरी नहीं करी, ना आपने 730 दिन से स्टे कम है, यानी कि आपका मिनिमम स्टे 730 दिन है, और मिनिमम आप 2R हो आउट ऑफ 10, मिनिमम 2R हो आउट ऑफ 10, तो ROR की श्रेणी में आओगे, स्वाभाविक है। तो आप RNOR की कंडीशन याद रखो, क्या? मिनिमम लेस देन 730 डेज और मिनिमम 9 आउट ऑफ 10 नॉन रेजिडेंट, और दोनों में से एक भी पूरा नहीं हुआ, कब? जब आपके 730 दिन हो गए होंगे और 2R होंगे। जब 2R होंगे तो 9 NR कैसे हो सकते हैं? तो आपको ROR का दर्जा मिलेगा। अब प्रॉब्लम आती है डीम्ड टोटल इनकम दो जगह आई। ये डीम्ड टोटल इनकम एक आपकी स्टेप 3 में आई जब हमने स्टेटलेस पर्संस की बात करी, और ये आई एक स्टेप 2 के अंदर स्पेशल केस नंबर 4, स्पेशल केस नंबर 4। तो ये डीम टोटल इनकम एक आर्टिफिशियल इनकम है जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सैलरी के अंदर HRE की सैलरी निकालते हैं, वो अलग एक डीम्ड कॉन्सेप्ट है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का अलग कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से डीम टोटल इनकम में मुन्ना 3 चीजें ऐड होंगी जो इनकम इंडिया में ड्यू हो गई, सेक्शन 9 वाली डीम टू बी ड्यू,
और सेक्शन ये वाली बिजनेस प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया कंट्रोल और सेटअप फ्रॉम इंडिया, इसमें कौन सी इनकम नहीं आएंगी जो बाहर ड्यू हुई है, चाहे इंडिया में रिसीव हो जाए या इंडिया में रिसीव ना हो जाए। तो जो इंडिया में ड्यू, यस, डीम टू बी ड्यू, यस, फॉरेन इनकम्स बिजनेस प्रोफेशन वाली कंट्रोल सेटअप वाली वो आएंगी। जो बाहर ड्यू हुई है जिनका कोई कंट्रोल प्रोफेशन इंडिया में सेटअप का नहीं है वो इंडिया में वो डीम टोटल इनकम में नहीं आएंगी। दोबारा रिपीट करूंगा, जो हमने ऊपर वाली टोटल इनकम्स निकाली थी जब रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, ये वाली जो टोटल इनकम्स निकाली थी ड्यू इन इंडिया, ये वाली ये एक्चुअल बेसिस है। लेकिन मुन्ना जो हम ये वाली कंडीशंस कर रहे हैं डीम टोटल इनकम, ये खाली स्टेप 3 के केस में लगेगी और स्टेप 2 के 4th स्पेशल केस में लगेगी। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। मिस्टर रामलाल एक इंडियन सिटीजन है, उनका स्टे इंडिया में 50 दिन है 22-23 में। कितने दिन है? 50 दिन। और वो किसी भी फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल नहीं है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी फॉरेन कंट्री में टैक्सेबल नहीं है प्रीवियस ईयर में। उनकी इनकम्स दी हुई है यूएसए की जो इंडिया में रिसीव हुई है 10 लाख, यूके की इनकम दी हुई है, देखिए जरा यूके की इनकम दी हुई है 5 लाख जो इंडिया से कंट्रोल्ड है। अब क्वेश्चन कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, साथ में कुछ उनकी कुछ इनकम्स भी दी हुई हैं। नीचे देखिएगा, क्वेश्चन एक बार आपको कॉपी करना पड़ेगा जब भी आपको पॉइंट समझ आएगा। करो जी, एक बार ये क्वेश्चन कॉपी कर लो जरा, यहां तक कॉपी करो, पहले क्वेश्चन कॉपी करो बेटा एक बार। ठीक है, अब आपको रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस टोटल इनकम और टैक्स निकालना है इस क्वेश्चन। सबसे पहले काम स्टे निकालो करंट ईयर का। सर जी स्टे है करंट ईयर में 50 डेज। अब 50 डेज में पहली कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। जब पहली कंडीशन नॉट फुलफिल्ड तो सेकंड केस में आते हैं, सेकंड स्टेप में जो हमने अभी स्टेप्स बताए। सेकंड स्टेप में ऑर्डिनरी केस है, स्पेशल केस है। बेटा ये इंडियन सिटीजन है, इंडिया में 50 दिन रहता है और ये ऑर्डिनरी केस 60-365 में तो वैसे भी नहीं आ रहा, फुलफिल तो नहीं हो रहा। अगर हम मान लें कि ये इंडिया में ऑर्डिनरी केस में आएगा, स्पेशल केस में आएगा, अगर हम इसको दोनों केस में अलग अलग करके देखते हैं, देखो ये ऑर्डिनरी केस में डाल दो। मान लीजिए इंडिया को छोड़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, ना ये इंडिया विजिट कर रहा है, मान लीजिए इंडिया में था, इंडिया छोड़ के गया है बाहर 50 दिन इंडिया में था खाली, बाकी किस लिए गया ये लिखा नहीं है कुछ। तो ऑर्डिनरी केस में अगर हम इसको डालते हैं तो ये फुलफिल नहीं होता, 60-365 में कवर नहीं होता। फिर हम स्टेप 3 में डालते, स्टेप 3 के अंदर डालते हैं इसको, चेक करिएगा, स्टेप 3 में डालते हैं इसको, तो स्टेप 3 में स्टेटलेस पर्सन तो नहीं बन रहा सर, उसके लिए फर्स्ट बेसिक पूरी नहीं हुई, सेकंड बेसिक पूरी नहीं हुई। इसकी डीम टोटल इनकम कितनी है वो एक बार जरा देख लें। डीम टोटल इनकम में यूएसए की बिजनेस इनकम नहीं आएगी। डीम टोटल इनकम में अगर वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होती तो आ जाती, यूके बिजनेस ये आएगी, इंडिया की बिजनेस ये आएगी। तो 5 और 6 11 और 4 15, इसकी डीम टोटल इनकम एग्जैक्ट 15 है, 15 से ज्यादा चाहिए थी। अगर आप चारों स्टेप्स को लगाएं, देखिए बेटा ये 4 स्टेप्स एकदम पारस मनी की तरह काम करेंगे। स्टेप 1 182 नहीं है तो आपने स्टेप 1 में लेस देन 182 स्टेप 2 पे गए। स्टेप 2 में ये ऑर्डिनरी केस लगाया क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, तो नॉट फुलफिल्ड, यस, तो स्टेप 3 में गए। स्टेप 3 में जाने के बाद हमने देखा इसकी डीम टोटल का 15 लाख से ऊपर नहीं है, तो नॉट फुलफिल्ड, तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। देखो कितना इजीली आपका आंसर आ गया, और आंसर यहां पर हमने किया, देखिए ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, और नॉन रेजिडेंट, और डीम टोटल इनकम 15 लाख आई है। अब जब ये नॉन रेजिडेंट है तो एक्चुअल टोटल इनकम, और एक्चुअल टोटल इनकम सेक्शन 5 के हिसाब से निकलेगी, ये बात याद रखना। और नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल कौन सी होती है? इंडियन इनकम। अब इसमें इंडियन इनकम कौन सी? तो ये डीम टोटल इनकम थी, अब एक्चुअल टोटल इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए ये वाली टैक्सेबल होगी, ये वाली टैक्सेबल नहीं होगी, ये होगी और ये होगी। अच्छा, तो ये डीटीआई डीम्ड कॉन्सेप्ट है, टीआई एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर 10 और 6 16 और 4 20, तो 20 लाख रुपए इनकी एक्चुअल टोटल इनकम है, और 2.5 लाख की लिमिट लगा के क्योंकि नॉन रेजिडेंट है ना, और 115 बीएसी में लिखा नहीं है, क्वेश्चन में कुछ लिखा है
115 बीएसई में लिखा नहीं है, तो एग्जाम में दोनों सॉल्व कराना। यहां पर हमने सॉल्व किया है एज्यूमिंग 115 बीएसई में नहीं है, एज्यूमिंग नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 115 बीएसई। तो एग्जाम में मुन्ना आप 115 बीएसई के बाद उसका भी आंसर निकाल के दे देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी मैंने 5 लाख रुपए कर दी। अब 5 लाख करते ही मुन्ना आपकी डीम टोटल इनकम 5 और 5 10 और 6 16 लाख हो जाएगी। डीम टोटल इनकम 16 लाख हो जाएगी। तो आपकी डीम टोटल इनकम 16 लाख हो गई, वो 15 लाख से ऊपर है, तो आप डीम्ड RNOR हो गए, क्योंकि 618 की जो स्टेप 3 है उसमें आ गए। आते ही आपकी ग्लोबल इनकम्स RNOR हो गए। आपकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? RNOR की, तो बेटा ये वाली इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी। अब ये वाली इनकम भी टैक्सेबल हो जाएगी, तो आपकी चारों इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी। 10 15 और 6 21, और प्रॉपर्टी की इनकम 5 26 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम हो जाएगी इस केस के अंदर। देखिए जरा, 26 लाख, और 26 लाख पे जो टैक्स आता है वो आता है 5,38,200। तो डीम टोटल इनकम एक आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल टोटल इनकम एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, दोनों में कंफ्यूज ना हुई। अब जरा देखिए, मिस्टर रामलाल इंडियन सिटीजन है, विजिट करते हैं 110 दिन इंडिया हर साल 10 सालों में, यूएसए में टैक्सेबल है। बिजनेस इनकम यूएसए में 20 लाख है जो इंडिया में मिली है। बिजनेस इनकम इंडिया में 15 लाख है। 35 साल के 115 बीएसई में नहीं है। क्वेश्चन कॉपी करिए फटाफट, पहले क्वेश्चन को कॉपी करिए। स्टेप्स लगाने हैं मुन्ना। सबसे पहला स्टेप, करंट ईयर का स्टे, इंडिया विजिट कर रहे हैं 110 दिन, तो 182 तो नहीं हुआ। स्टेप टू में स्पेशल केस में आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और जो विजिट कर रहे हैं उनकी पुअर वाला विजिट है या रिच वाला विजिट है। अगर ये पुअर वाला विजिट तो डीम टोटल इनकम निकालें। मेरे हिसाब से डीम टोटल इनकम इनकी यूएसए वाली इनकम तो टैक्स डीम टोटल इनकम है जब आती, जब कंट्रोल्ड है, ये तो लेनी नहीं है। 15 लाख डीम टोटल इनकम है इनकी, डीम टोटल इनकम 15 लाख है, और डीम टोटल इनकम 15 लाख होते ही ये पुअर वाली कैटेगरी में आ गए। पुअर वाली कैटेगरी में सेकंड बेसिक कंडीशन लागू ही नहीं होती, और थर्ड बेसिक कंडीशन वो भी लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेबल है यूएसए में। तीनों ही बेसिक कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो क्या बन गए अंकल जी? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया वाली टैक्सेबल होगी 20, तो ये क्योंकि इंडिया में रिसीव हुई है। हाँ, डीम टोटल इनकम में नहीं आई थी, लेकिन एक्चुअल टोटल इनकम में तो आएगी। और 15 35 लाख, 35 लाख पे टैक्स लगता है 897,000। हाँ, टैक्स की कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है, बच्चों ने करके दी हुई है, तो भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। इसी क्वेश्चन में इनका विजिट 120 दिन कर दिया जाए तो, और बिजनेस इनकम इंडिया में 16 लाख कर दी जाए तो। अब बिजनेस इनकम इंडिया में 16 लाख है ना, डीम टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर हो गई। ये स्पेशल केस 4 में आ गए, और 120 365 पूरा हो गया, तो क्या बन गए? डीम्ड RNOR। और डीम्ड RNOR बनते ही इनकी इंडिया वाली और फॉरेन बिजनेस वाली टैक्सेबल होगी। तो बेटा 16 और 20 36 लाख इनकम हो गई, टैक्स आ गया 9,28,200। देखिए जरा, ये विजिट वाला केस हो गया रिच में, ठीक है।